नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट का प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका डिटेल्स जो है बताया था, फिर भी आज उन्हीं सब चीज़ों का एक बार रिवीजन यहाँ पर कर दिया जा रहा है। आप उस वीडियो को भी देख लें और इसको भी देख लें, क्योंकि वो वाला वीडियो मेरा पहला यूट्यूब पर वीडियो था, तो थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा जो है दिक्कतें आती थी, जो है वीडियो सही से नहीं बन पा रहा था। अगर फिर भी कोई वीडियो में अभी दिक्कत हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर हमें बताएं कि क्या कमी है इसमें, ताकि जो है मैं इसको सुधार सकूं। दोस्तों, इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी था। प्रकाश कहते किसे हैं? तो मैंने बताया था कि दुनिया की हर एक वस्तु जो होती है वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। प्रकाश नहीं रहता तो हम कुछ नहीं देख पाते। तो और एक चीज़ और है, प्रकाश भी एक प्रकार की हमारी ऊर्जा ही है। तो प्रकाश का एक डिफिनीशन जो है, इसमें बहुत छोटा सा डिफिनीशन मैंने दिया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पीछे वाले वीडियो का ही जो है नोट्स जो है एक बार फिर से यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि उस वीडियो में आपको कुछ दिक्कत हुई होगी, तो इसको देखकर आप लोग क्लियर कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो अब इसमें बताया था मैंने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन तो हो गया। प्रकाश के डिफिनेशन के बाद मैंने जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे। आप लोगों को इसमें को दिमाग में रखना होगा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश किसके रूप में चलता है। कोई पूछे आपसे तो बताएंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और मैंने बताया भी था कि कक्षा 9th में अनुप्रस्थ के बारे में आपको बताया गया है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको कक्षा 12 में बताया जाएगा। मैं वीडियो उसका भी लोड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है एक अगला नोट्स में बताया था प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम पर होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पीछे वाली वीडियो में इन सब चीज़ों को बताई गई है। फिर एक बार इस नोट्स को आपको दिखा दिया जा रहा है। फिर इसके बाद मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि आप शीशा लेंगे और शीशे के पीछे देखेंगे, शीशे के पीछे देखेंगे, कवर को हटाकर पीछे वाला, तो उसमें लाल रंग या वाइट सफ़ेद रंग का लेप लगा होता है। और तभी लेप अगर नहीं लगा होता तो हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। तो वही थी यहाँ पर, वही इस डिफिनेशन में उसी चीज़ को समझना है, पीछे वाले लेप के बारे में। तो मैंने एक प्लेन जो है समतल ले लिया और उसके पीछे एक और कलई कर दी, और इसका नाम दे दिया गया चिकना अथवा पॉलिशदार तल। और जब ये शीशा था, इसकी एक और लेप चढ़ी हुई थी, तो इसको नाम दिया गया था चिकना अथवा पॉलिशदार तल। तो डिफिनीशन ये कहता है कि इस तल पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो इससे के अंदर नहीं जाती है, इसी से मुड़ जाती है, टकराने के बाद पुनः यह मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर गिरती है, बोलेंगे ऐसे इसका परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिगर से समझेंगे, जब प्रकाश की किरणें
किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद मैंने उस दिन समझाया था कि जो प्रकाश की किरण शीशे पर गिर रही थी उस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और गिरने के बाद जो किरण मुड़कर जा रही थी उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस समतल जो कांच है इस पर एक लंब खींचा गया था 90 अंश पर होता हुआ, इसका नाम दे दिया गया था अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण ये आपतन कोण है, इसको आई से दिखाते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है ये परावर्तन कोण है, इसको आर से दिखाते हैं। तो आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका नोट्स है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आप लोग जान गए, उसके बाद परावर्तन के नियम क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो परावर्तन का नियम यही होता है, आप देखेंगे कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं है, या एक ही तल पर स्थित है कि नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि परावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या बिंदु पर होते हैं। कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरी बात कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बन रहा था, ये आई और ये आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको शब्दों में दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान यानी आई, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये पीछे के वीडियो लेक्चर में आप लोग को अगर नोट्स सही से नहीं दिया गया हो तो इसमें जो है आपका नोट्स जो है दे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है और आसानी से याद हो जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। आज हम आगे चलेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम हो गए, प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, प्रकाश के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा चीज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में चर्चा होगी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, इमेज। प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा इसका भी परिभाषा है, आप लोग थोड़ा सा गौर से एक बार समझ जाएंगे, फिर इसका परिभाषा लिख दिया जाएगा कि प्रतिबिंब जो होता है, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर, वस्तु के किसी बिंदु से होकर परावर्तन के बाद, मतलब जब प्रकाश जाएगी तो जाहिर सी बात से टकरा कर परावर्तित होगी। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी, मान लेते कि यही बिंदु है, वस्तु का यह बिंदु है, तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ये दूसरा बिंदु है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को
पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा एकदम सिंपल है, इसको आप लोग याद रखेंगे इस लॉजिक के साथ कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का डिफिनीशन। याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। याद रखेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आ गया हम लोगों का सबसे पहला चीज आभासी प्रतिबिंब। तो याद रखेंगे एक बात, इसी में का मैं काट कर दोनों परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से दे रहा हूं। इसी परिभाषा, ये परिभाषा अगर आपको याद है तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा आपको याद होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इस चीज को। मैं सब लैंग्वेज वही बोलूंगा, सिंपल लैंग्वेज है, आपको बस याद रखना है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर या होकर परावर्तन के बाद यहां तक वही लाइन है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आभासी का मतलब आभास होना, प्रतीत यहाँ पर बात किया गया, इसलिए यहाँ से ये वाला पॉइंट को काट दिया गया। किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, इसको काट दिया गया। मतलब किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई आभास होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए परिभाषा कैसे क्लियर हो रहा है। जब प्रकाश की किरणें सेम रहेगा,
वस्तु के किसी बिंदु से होकर, सेम रहेगा, परावर्तन के बाद, यहां तक तो वही रहेगा, परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आभास हो रही है, इसमें आभास होने वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है। तो लिख देंगे, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये रहा आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा, आप लोग इसको बहुत गौरवपूर्वक समझ जाएंगे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बिल्कुल प्रतिबिंब के परिभाषा में इसे निकाला गया था, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा। अब आता है इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें यहां से यहां तक काट कर जो है इसे लिख दिया गया था तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बना था। वास्तविक प्रतिबिंब इसी में से निकलता है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। अब वहां तो आभास हो रहा था, यानी प्रतीत होने वाली बात तो एकदम हटा देना है। दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको हटा दीजिए और बाकी सबको लिख जाइए, आपका वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर या होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, वास्तव में जाकर मिलने की बात हो रही है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा एकदम क्लियर हो गया। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, उम्मीद है यही। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा भी मैं वहीं से देखकर यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ। देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वही तो मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर या होकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं।
दोस्तों उसी में से दोनों परिभाषाएं निकली हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु को जाकर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें लास्ट इसका जो है आपको ध्यान रखनी होगी, नोट्स आपको बनाना होगा, सिंपल लैंग्वेज है, आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको बताइएगा। और भी धीरे धीरे अनुभव यूट्यूब पर बढ़ेगा तो मैं इसको और बेहतरीन चीज़ें से तरीके से जो है इन सब चीज़ों को बताऊंगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे चीज़ों को, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहा है कि मैं इसको बनाता रहूं। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स को ले लेंगे और बस इसका आज का क्लास यहीं तक स्थगित किया जाएगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट नोट यही है, इन दोनों का प्रतिबिंब के संबंध में अगर कुछ आता है इम्पॉर्टेंट नोट या स्टार पॉइंट अगर आता है तो मैं बता दे रहा हूँ उन चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट नोट, इस बात को बहुत गौर पूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपको बताई जा रही है क्या हम लोगों का इम्पॉर्टेंट नोट में कि आभासी प्रतिबिंब तो केवल आभास होता है। आभासी प्रतिबिंब केवल आभास होता है, हकीकत तो होता नहीं है। तो आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर लिया नहीं जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है। यही आपका इम्पॉर्टेंट नोट था। तो लिख दे रहा हूँ, आभासी प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बस आज का जो है यहीं तक जो है क्लास है, इसके आगे का पार्ट कल जारी किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।